नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं इरफान आलम। आज हमारे खबरी 24/7 के स्टूडियो में हमारे खास मेहमान रक्सौल नगर परिषद के समाज सेवी के तौर पे नूरुल्लाह खान जी है और ये हमारे स्टूडियो में अभी मौजूद हैं और इनसे कुछ कड़वे और कुछ मीठे भी सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि रक्सौल नगर परिषद में इनकी पत्नी, इनकी जो वाइफ है, 2 बार वार्ड पार्षद रह चुकी है और इस बार सभापति के पद पे दावेदारी कर रही है। हालांकि चुनावी मैदान में उतर चुकी है और ये नूरुल्लाह खान जी है, ये समाज सेवी, ये चुनावी मैदान को अलग रख के, चुनावी प्रक्रिया को अलग रख के, ये रक्सौल की जो भी समस्याएं होता है उन सभी समस्याएं को अपने फेसबुक यानी अपने अकाउंट से ये पोस्ट करते हैं। हालांकि हम लोग देखते हैं, तो आज इनसे मिलेंगे और रक्सौल नगर परिषद में जितनी भी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याएं पर इनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नूरुल्लाह जी, आपको हमारे खबरी 24/7 स्टूडियो में हमारी टीम की तरफ से और हमारे तरफ से वेलकम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और मैं सिर्फ फेसबुक आईडी से ही नहीं बल्कि रोड से लेकर कोर्ट तक संघर्ष कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, रक्सौल नगर परिषद में एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि देखा जाए तो रक्सौल एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। यहाँ पे नेपाल से और रक्सौल के आसपास के जितने भी शहर, जितने भी गांव हैं, वहाँ से लोग रक्सौल मार्केटिंग के लिए आते हैं। तो इस शहर में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, जाम की समस्या। आखिर ये जाम की समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कौन कौन अधिकारी दोषी ठहराया जाए, किसको ठहराया जाए, ये समझ में नहीं आता है। ट्रैफिक पुलिस को ठहराया जाए या प्रशासन को या नगर परिषद को ठहराया जाए, ये मुझे समझ में नहीं आता है। हालांकि आप युवा समाज सेवी है और आप लोग रक्सौल में 2 बार वार्ड, मतलब रक्सौल नगर परिषद में आपकी वाइफ 2 बार वार्ड पार्षद रह चुकी है। तो हालांकि आप लोग इस सभी समस्याओं को बहुत दिनों से देखते होइएगा, तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका जिम्मेवार किससे मानते हैं आप? देखिए, इसके पीछे मूल रूप से मैं जनता को जिम्मेवार मानता हूँ कि जनता समस्या पर वोटिंग नहीं करती है। जी। जनता नैरेटिव पर, जात धर्म मजहब के चुंगल में फंसकर वोटिंग करती है और शातिर लोग इसका फ़ायदा उठाकर चुनाव जीतते हैं। और जब शातिर लोग जीतेंगे चुनाव, तो जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, ये सर्वविदित है, सब कोई जानता है कि अभी सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जी। जब सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो उसमें लोग लगानी लगाकर पोस्टिंग कराते हैं, जी। पूंजी लगाकर पोस्टिंग कराते हैं। ये मुझे ऑन कैमरा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो जो अब पदाधिकारी यहाँ लगानी लगा कर आएगा, वो जाहिर सी बातें निकालने की कोशिश करेगा। तो उसको हमारी समस्या से कोई मतलब नहीं है कि जाम है, जाम में रोड पर खड़ा करेगा तो 3 घंटा 2 घंटा उसका समय जाएगा, लेकिन 2 घंटा वो फाइल में संचिका में दिमाग खमाएगा तो उससे अर्जित करेगा। इसके लिए हमारे राजनेता जो लोग हैं वो दोषी हैं, क्योंकि उनके पास विजन नहीं है और वो ठीक से हमारे पदाधिकारी को एक्सिक्यूट नहीं कर पाते हैं, जिसका नतीजा है कि जाम लगा रहता है। और इसके लिए सक्षम नेतृत्व जब तक नहीं आएगा रक्सौल में, हम और आप इसी तरह चिल्लाते रहेंगे, हम लोग इंटरव्यू देते रहेंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन मुझे आत्मविश्वास है कि एक छोटा ही सही रक्सौल की प्रबुद्ध जनता है, सब कुछ देख रही है और मुझे विश्वास है कि हम नगर परिषद में लौट के आ रहे हैं और आप देखिएगा कि जाम बीते दिनों की बात हो जाएगी। तो एक सेकंड यहीं पे एक और सवाल करना चाहेंगे, जाम की समस्या से रिलेटेड ही सवाल करना चाहेंगे आपसे। जाम की समस्या में एम्बुलेंस भी फंस जाता है, बच्चे जो पढ़ने जाते हैं स्कूल भी फंस जाते हैं। जाम की समस्या से बहुत सारी लोगों को तकलीफ, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? आप समाज सेवी है, आपको इन सभी चीज़ों को आप कैसे महसूस करते हैं? देखिए, भारत नेपाल का सीमावर्ती शहर ये एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व अपने आप में रखता है। आप देख रहे होंगे पूरे इंडिया में सब जगह फ्लाईओवर, चौड़ी चौड़ी रोड बन रही है, लेकिन रक्सौल को एक टापू बना दिया गया है। जी। इतना महत्वपूर्ण शहर होने के बावजूद भी हमारे यहाँ ना कोई फ्लाईओवर है, ना रोड के चौड़ीकरण की कोई बात हो रही है। अभी मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ तो यह रोड कितना चौड़ा है, नहर रोड, लेकिन इसका जो निर्माण हुआ है, देखिए उसको सिकड़ा दिया गया है। जी। 2 फीट उधर से 2 फीट इधर से गायब कर दिया गया। मेरा दावा है कि आप जब उसका MB बुक निकालिएगा तो उसमें चौड़ा होगा। इस तरह से लूट खसोट की नीति जारी है, इसीलिए ये सब सारी समस्या यहाँ रन कर रही है। तो देखा जाए रक्सौल में बहुत सारे नेता लोग हैं, एक से एक नेता लोग हैं, दिग्गज नेता लोग हैं, अपने आप को कोई बाहुबली, बहुत सारे नेता लोग मतलब अपना अपना छवि दिखाते हैं जनता के बीच। लेकिन एक आपका है, मैं एक आपका देखता हूँ, जो भी रक्सौल में एक दिन बारिश हो जाती है
कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो हालांकि उसको आप अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोडिंग कर देते हैं। आखिर जैसा कि रक्सौल में आप ही क्यों आवाज़ उठाने वाले हैं भाई? बहुत सारे लोग हैं रक्सौल में आवाज़ उठाने के लिए, आप ही क्यों उठाते हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग उठाते हैं, लेकिन शायद वो लोग अपना कंसेप्ट सही से नहीं रख पाते हैं। मैं बहुत पहले 2 महीना पहले अपने फेसबुक पर लोड किया था कि बरसात आने वाली है और रक्सौल डूब जाएगा, लेकिन नगर परिषद के पदाधिकारी, हमारे विधायक जी, सांसद महोदय, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। मेरा काम है नॉक करना, दरवाज़ा खटखटाना, क्योंकि हम अभी बाहर बैठे हुए हैं जी तो बाहर से हम दरवाज़ा खटखटा रहे हैं खुलने का, जी कि ताकि ये लोग अवेयरनेस हो, लेकिन चूँकि इन लोगों का तो विजन दूसरा है, इसलिए इस पर कुछ हुआ नहीं। अभी आप देखिए बहुत विडम्बना है और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, निराश हूँ। जिन्हें आप लोगों ने सिंघम बनाया, जिन्हें आप लोगों ने सिंघम बनाया, जो आए तो बहुत अच्छा काम भी किए, लगा कि हाँ कुछ परिवर्तित होगा, लेकिन बीच में कुछ घटना चक्र घटा, वो हटे फिर आए, लेकिन वो तेवर कहाँ चला गया उनका। मैं संतोष सर से कहना चाहूँगा, सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली लिसन मी पेशेंटली। आप रोड के सिंघम थे तो, लेकिन फाइल के भी सिंघम बनिए। जब तक आप फाइल के सिंघम नहीं बनिएगा, रक्सौल का परिवर्तन नहीं हो सकता है। रक्सौल के लोग बहुत आशा से, आप में बहुत सारी क्षमता देखी थी, लेकिन इधर मैं इशारे में आपको कहना चाहता हूँ कि वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसी 9 तारीख को चंदा ग्रहण लगने वाला है। जी चंदा ग्रहण के मतलब जो हमारी वर्तमान सभापति महोदया है, उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, वो चंद्र ग्रहण में चली जाएंगी। तो आप फ्री हैंड मिलेगा, हम तब तक वेट करेंगे, देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन संतोष जी जो सिंघम सर है, उनका सीधा कहना है कि मैं 6 महीने के अंदर में स्वच्छ और सुंदर स्कूल बना दूंगा, रक्सौल की जितनी भी समस्या है सबको मैं दूर कर पाऊंगा। लेकिन आप ये बात करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर आप संतोष जी के जो सिंघम उनका नाम दिया गया है और अभी जो काज कर रहे हैं, उस काज में आपको क्या कमियां देखने को मिल रही है कि आप ये बात कर रहे हैं? मैंने अभी कहा कि फाइल का सिंघम होना और रोड का सिंघम होना में बहुत अंतर होता है। जी, तो अभी संतोष जी किस मतलब कहाँ की सिंघम है? देखिए, आप लोगों की दृष्टिकोण ऊपर ऊपर दिखता है, हाथी का दांत दिखाने का कुछ है, खाने का कुछ और होता है। अब मत कुछ हमसे कहवाइए, पर्दे में रहने दीजिए। हम अपेक्षा करेंगे 9 जून के बाद 15 दिन उनका हम कार्यकलाप देखेंगे। उसके बाद अगर वो नहीं आए रास्ते पर और रक्सौल में परिवर्तन नहीं दिखा, तो फिर संग्राम होगा, क्योंकि ये उनका मूल डिपार्टमेंट नहीं है। जी देखिए, अभी जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार, ये लोग फरार थे, जी तो कहीं ना कहीं मेरी भी मजबूरी है। मैं नीरज सिंह को अपना बड़ा भाई मानता हूँ जी और यहाँ के एक माननीय, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो माननीय के किसी को बचाने और किसी को फंसाने के कारण नीरज सिंह को इसमें लपेटने की चेष्टा हुई। जी वो तो ज़मीन के विक्रेता थे। जी जी आपने विज्ञापन दिया कि मेरा ये ज़मीन हमको चाहिए, हमने अपना रिपोर्ट सबमिट किया कि मेरी मोबाइल का कीमत 50,000 रुपया है, जी एक्चुअल में इसका कीमत 500 रुपया है, लेकिन मैंने दिया 50,000 रुपया है। हम कब गए आपके पास? विज्ञापन के आधार पर गए। तो आपको ना देखना है कि हम 50,000 में लें या नहीं लें, हम तो चाहेंगे, हम विक्रेता है कि मेरा अधिक से अधिक में बिके। जी जी तो इसमें नीरज सिंह कहाँ दोषी हैं? तो उनको फिर सुपरविजन में जो अभी हमारे प्रभार में जो डीएसपी साहब थे, मैं उनको नौसिखवा डीएसपी कहूँगा, उनको नहीं मालूम है, हमारे बहुत मित्र लोग IAS IPS हैं। हम पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त IPS IPS हैं, हम भी कलम की ताकत रखते हैं। सुपरविजन में वो किन प्रकार उनको फंसाने का कोशिश किए हैं। अभी DGP महोदय ने उन पर भी जांच का आदेश दे दिया है कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा। उनका लंबा करियर है, वो लंबे रेस के घोड़े थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी एक मजबूरी है और उसके आड़ में सब भ्रष्टाचारी लोग घूम रहे हैं, क्योंकि वो अपना गर्दन बचाने के लिए वो गए हैं ईओ में। मेरी ADG साहब से बात हुई है, हम पूरे से परिचित हैं, नैयर हसन खान साहब से बात हुई है और मुझे विश्वास है कि सारे भ्रष्टाचारी लोग फिर भागेंगे। लेकिन संतोष सर जी से मुझे एक अपेक्षा थी और मैं दुखी भी हूँ। सब नगर पालिका जा रहे हैं लोग उसमें देखिए, चंद्रशेखर सिंह और काशीनाथ प्रसाद, ये 2 आदमी मास्टरमाइंड हैं लोग, जो हमारे पूर्व कार्यकारी सभापति रहे थे, अभी कुछ दिन पहले उप सभापति थे, और चंद्रशेखर जी बड़ा बाबू, ये 2 मास्टरमाइंड हैं लोग इस प्रकरण का। और ये लोग नगर पालिका जा रहे हैं, उनकी भव्य वहाँ चंदा देवी वहाँ सभापति महोदया है। ये लोग रक्सौल के लुटेरे हैं,
नगर पालिका के हमारा जो फंड का, हमारा जो टैक्स का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा, उसको कैसे लूटा जाए, सिर्फ इन लोगों का दिमाग इसी में खर्च हुआ है। और मैं इन लोगों को अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हूं। अभी फर्जी तौर पर सीआईडी ने टेक ओवर इसको किया है, लेकिन आधिकारिक रूप से इनकी नो अरेस्टिंग नहीं है। संतोष सर का कर्तव्य बनता था कि अविलंब थाना को सूचित करते हैं, डीएम को सूचित करते हैं, एसडीओ और एसपी साहब को सूचित करते हैं कि ये लोग हमारे कार्यालय में आ रहे हैं और यहाँ एनआरकी पैदा कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है, मेरे पास एक वीडियो है, वो जियो टैग वीडियो है, मैं अभी सार्वजनिक नहीं करूँगा, मैं किसी को मौका देता हूँ। उसमें संतोष सर का जो बॉडी लैंग्वेज है वो संतोषजनक नहीं है। क्या क्या बोल गए हैं? मैंने वो भ्रष्टाचारियों से जिस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो अजीब लग रहा है। पूरा उस कहानी का दूसरा इशारा कर रहा है। मैं फिर भी उनको आपके चैनल के माध्यम से, मैंने उनसे पर्सनली भी बात किया, आप चैनल के माध्यम से भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मूल डिपार्टमेंट नहीं है, आप प्रभार में हैं। ये लोग नेक्सस पैदा करने वाले लोग हैं और काइंडली उस नेक्सस में आप नहीं फंसिए। जिस दिन आप प्रभार मुक्त हो जाइएगा, ये लोग सलामी करने नहीं आएंगे, आपको देखकर मुंह फेरने वाले लोग हैं। इस चीज़ को संतोष सर को समझना होगा और अविलंब सूचना दीजिए। आपका डिपार्टमेंट एफआईआर किया हुआ है, आपको तो मालूम है कि आपका डिपार्टमेंट, तो जो सरकार नगर परिषद का पैसा लुटाया है, आपका कर्तव्य बनता है कि उसको, उसकी रक्षा करना, उसकी रिकवरी कराना। आपको इस दिशा में सोचना है, न कि उन लोगों के फेवर में सोचना है। तो वो लोग नगर पालिका में आ रहे हैं, तो आप सक्षम पदाधिकारी होते हैं, आप में वो कार्य क्षमता होती तो प्रथम दिन ही दिख जाता पूरा। मुझे तो ये भी मालूम है कि अभी ये बात हुआ है, वो तो मोतिहारी में उनसे मिला था सब, मोतिहारी में जिला मुख्यालय में, लेकिन उन्होंने इशारा किया था कि भाई हट जाओ। लेकिन उस समय भी आपने गलत किया था, इशारा नहीं करके उसी समय पुलिस को आपको पकड़वाना चाहिए था। हालांकि चलिए वो बात छोड़िए, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि बरसात का मौसम आ जाए, ये रक्सौल नगर परिषद बाढ़ में डूब जाएगा, पूरा शहर डूब जाएगा। इसको देखते हुए जनप्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी लोग हैं, उन लोगों के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? देखिए, अगर आपकी नीयत दुरुस्त हो जाए तो 1 हफ्ता काफ़ी है, रक्सौल का जाम और नाली बुढ़ाई की समस्या समाधान हो जाएगी। लेकिन नीयत दुरुस्त कब होगा? जब आप राशि निकालने के लिए, राशि निकासी के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप पानी निकासी के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको तो मेहनत करना होगा, उसका एक रोड मैप बनाना होगा, खाका बनाना होगा कि कहाँ मूल रूप से जाम है, कहाँ हम पानी हटाएंगे कि मेरा पानी सड़सड़ा के इस दिशा में निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ पैसे की राशि निकासी के लिए करना है तो कोई बात नहीं है। बिल बनाइए, 6 दिन में 6 लाख बनाइए, 70 लाख बनाइए, 25 लाख बनाइए, लेकिन नियम संगत से चलिए, है कि नहीं? जब धरा जाइएगा कागज़ में तो कोई बचाने वाला नहीं है, सब भाग रहे हैं लोग और लोग को भी भागना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ जिंदा हूँ और मैं, ऐसा नहीं है कि मेरी दृष्टिकोण नहीं, मेरी विहंगम दृष्टिकोण है, सब कुछ है। मैं, हमारे कोऑपरेटिव लोग भी हैं पूरा, ऐसा नहीं कि रक्सौल में सब नेगेटिव लोग ही हैं। हमको लगता है 70% लोग कोऑपरेटिव हैं जी, है कि नहीं? और कोऑपरेटिव का नतीजा है कि आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी उसका एक पार्ट है। तो एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि रक्सौल अब भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग को जहाँ जाना होगा हम लोग जाएंगे। लेकिन आखिर रक्सौल के भ्रष्टाचार को मुक्त कौन करेगा भाई? ये कौन करेगा? देखिए, जब तक कोई एक आदमी बीड़ा नहीं उठाएगा, नहीं आगे बढ़ेगा और उसके पीछे जनता नहीं खड़ी होगी, यह समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैंने एक सपना देखा है कि रक्सौल नगर पालिका को हमको भ्रष्टाचार मुक्त करना है, और मुझे थोड़ी पता था कि डायरेक्ट चुनाव होगा। मैं जब से लगा लिखना शुरू किया, चूँकि मैं 4 साल तक नेफ्थ में था, बहुत पीड़ा होती थी, जनता ने मुझे वार्ड नंबर 9 से हरा दिया, हमने जनता का मैंडेट स्वीकार किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि जनता ने मुझे नकारा नहीं है जी। बहुत मेजर वोट हमको दिया था, चंद वोटों से हमारे थे, तो ऐसा नहीं है। विपक्ष में बैठने का हमको ये दिया था, तो हमको जागरूक होना चाहिए। फिर हम अपने आप को रिस्टोर किए और लगे। जब मैं लिखना शुरू किया नगर पालिका के खिलाफ, उस समय कहीं से ये चर्चा नहीं थी कि डायरेक्ट चुनाव होगा जी। तो इसलिए कोई ये नहीं समझे कि हम चुनाव को लेकर ही लिख रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम पहले से लगे हुए हैं। और मैं अगर आपको विश्वास दिलाता हूं और रक्सौल की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि आपको परिवर्तन दिखेगा, मैं 2 साल में रक्सौल का चेहरा बदल दूंगा। पदाधिकारी कुछ नहीं होते हैं, उनको एक्सिक्यूट करने वाला लोग होना चाहिए, उनको विजन प्रस्तुत करने वाले लोग होना चाहिए। और रक्सौल में ऊपर से फंडिंग नहीं आता है। जब आप खाली लूटने में लगे रहिएगा, परचेजिंग में लगे रहिएगा,
1000 लाइट खरीदाएगा, 5000 का बिलिंग होगा। रक्सौल का जो हाट शहर है बैंक रोड, वो MB में बुक हो गया, बन गया, कब बनूंगे, पैसा वैसा बंदरबाट हो गया, सब खा गया सब पैसा। तो इस तरह से जब होते रहेगा तो आपका पैसा बर्बाद होगा। अभी मैं आपको एक सुखद सूचना दे दूं कि अभी मुझे जस्ट आपके इंटरव्यू सेंटर में बैठा तो एक मुझे PGRO कार्यालय से फ़ोन आया है कि मैं अजय शंकर इंजीनियर के खिलाफ़ उसमें आवेदन लगाया था कि उनका सेवा विस्तार नहीं हो, और वहाँ से आया है मुझे सूचना कि पॉजिटिव रिपोर्ट आया है और उनका सेवा विस्तार रद्द किया जाएगा। तो एक मेरी पहली जीत हुई। रक्सौल नगर पालिका को बर्बाद करने का एक बहुत मुख्य रोल था, वो है अजय शंकर इंजीनियर का। वो आदमी राज्य मिस्त्री लायक नहीं है, और मेरा हौसला इस चीज़ से बड़ा है। अब मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। उनकी बहाली भी अवैध थी, और जो इतना दिन से वो नगर पालिका में JE के रूप में कार्यरत किए हैं और जो वेतन लिए वो भी अवैध है। मैं उनकी वेतन वापसी के लिए हाई कोर्ट में रीट करने वाला हूँ, ताकि एक नज़ीर पेश हो, एक भय, भ्रष्टाचारियों में एक भय पैदा हो कि अगर हम कहीं भ्रष्टाचार करके धन संचय करते हैं तो कालांतर में इसका हमको भोगना पड़ेगा। और जो चंद्रशेखर जी फड़फड़ा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनका तो जो मकान है जो वो अवैध है। हाईकोर्ट के में भी वो गलत रिपोर्टिंग किए हैं, और वो घर मजरुआ ज़मीन पर घेर के बनाए हुए हैं, और बहुत सारा चीज़ें हमारा अभी निगरानी में, और ये उसका जांच चल रहा है उनकी अवैध संपत्ति का। उसमें बहुत जल्दी पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाला है, और उसको लेकर मैं हाईकोर्ट में भी एक रीट याचिका कर रहा हूँ, ताकि हाईकोर्ट के निगरानी में इसकी मॉनिटरिंग हो पूरा। तो मैं जो एक नज़ीर पेश करना चाहता हूँ, ताकि रक्सौल नगर पालिका एक ऐसा मंदिर है जहाँ से रक्सौल का विकास का गंगा बहाया जा सकता है। लेकिन ये बहाया क्यों नहीं जाता? और ये पैसा लूट खसोट में जो बर्बाद होता है, उसको लूट खसोट बंद करके हम रक्सौल में एक नज़ीर पेश करके एक नया रक्सौल दिखाना चाहता हूँ रक्सौल वासियों को, और मुझे विश्वास है कि रक्सौल की जनता हमारे साथ खड़ी होगी। एक और बात बता देना चाहता हूँ, मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं आपकी जाति से कई गो उम्मीदवार हैं। बड़ी पीड़ा होती है यार, बहुत पीड़ा होती है। कब तक जाति धर्म के मजहब की मकड़ जाल में फंसे रहोगे? सांसद विधायक में ये सब देख लेना, लेकिन ये आपका शहर है, हमारा शहर है। जितने लड़ने दीजिए, 10 को मुस्लिम लड़े, 10 को कोई लड़े, उसको हमसे परवाह नहीं है। कुछ लोग जिनको नगर पालिका के ज्ञान नहीं है, उससे नगर पालिका एक्ट कभी पढ़े होंगे, वो लोग सभापति का उम्मीदवार हैं। हम 10 साल रहे हैं, हम आँख डाल के समझ जाएंगे कि इस पदाधिकारी, इस कर्मचारी, इस प्यून, नगर पालिका का कोई स्टाफ के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। और कोई नया लोग आएंगे तो उनको समझते 2 साल गुजर जाएगा। हम नगर पालिका के स्टाफ से रग से वाकिफ़ हैं, लेकिन देखिए वहाँ के कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ लोग बुरे भी हैं। तो काम कैसे लेना है, अनुशासन में रहकर प्रशासनिक एफर्ट आपके पास होना चाहिए। जब हम सारे कर्मचारियों को प्यार देंगे, दुलार देंगे और सम्मान देंगे, और उनका आत्मसम्मान डेवलप करेंगे, और उनका जो गिरभांसे उसको पूरा करेंगे, तो क्यों नहीं वो हमारे साथ देंगे? क्यों नहीं इस रक्सौल के विकास में वो कदम से कदम मिला के चलेंगे? लेकिन रक्सौल का विकास को अवरुद्ध करने में चेयरमैन, इंजीनियर और बड़ा बाबू, ये 3 आदमी के नेक्सस में ही सारा चीज़ रक्सौल नगर परिषद की घूम के रह जाता था। और बाकी जो कर्मचारी हैं वो भय में डर के उनसे गलत काम करवाया जाता था कि हमको सस्पेंड करवा देंगे या कुछ हमको लाभ नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन जब हम सबको समान दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे तो वही कर्मचारी लोग, वही लोग आपको देखिएगा कि आपके दरवाजे पर तत्पर खड़े मिलेंगे। लेकिन आप कह रहे मैं परिवर्तन करूंगा, तो लेकिन परिवर्तन के लिए आपकी वाइफ चुनाव लड़ रही है, आप तो कोई पद पर रहिएगा नहीं, तो आप अपने से कैसे कीजिएगा? हालांकि कुछ लोग हैं, और बता दें कि जितने भी लोग हैं, उन लोगों की वाइफ, उन लोगों की माँ, कोई भी मतलब अपने पत्नी को चेहरा, मतलब अपने पत्नी का कागजी में नाम देकर अपने फेस पे चुनाव लड़े। क्या आप भी उसी तरह है, या आपकी वाइफ अपनी दम पर लड़े चुनाव, या आपके फेस पे चुनाव ये जीते, मतलब लड़ाई होगी? आप, मेरी पत्नी 10 साल पार्षद रही है, अभी अनुमंडल अनुश्रवण समिति की सदस्य है, अनुमंडल शांति समिति की भी सदस्य है, और यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की प्रखंड अध्यक्षा भी है। किसी मीटिंग में आप नहीं देखे होंगे कि मैं उनके बगल में खड़ा होता हूँ। रक्सौल नगर पालिका का मीटिंग हो चाहे कोई मीटिंग में, वो अपने जाती हैं, अपने डील करती हैं, अपने। अभी आपने बुलाया तो क्योंकि मैं उनका पति हूँ, उनका शैडो हूँ, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा, मैं अपना विजन रखूँगा, कार्यबंदी तो उनको करना है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं शबनम आरा का हस्बैंड हूँ, और मुझे विश्वास है कि वो हमसे अच्छी तरीक़े से हैंडल कर सकती हैं। रक्सौल नगर परिषद, उनको जितना एक्ट का ज्ञान है नगर पालिका का, शायद मुझे भी नहीं है।
वो हमको गाइड करती हैं कि आप यहाँ पे ऐसे बोल दिए हैं, ऐसे ही बोलना चाहिए था, ये बोलता है, नगर पालिका एक्ट ये कहता है। अभी नगर पालिका एक्ट 417 के हिसाब से लोक सेवक है सभी कोई, जो भी जनप्रतिनिधि हैं लोक सेवक होता है। ये मुझे ज्ञान नहीं था, वो बताइए जी। वो हमेशा पढ़ती रहती है पूरा, तो सब सर्वविदित है, और भी पत्रकार लोग सब कोई जानते हैं उनके बारे में। लेकिन क्या कुछ और वो अब हम उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम मेरे चेहरे पे चुनाव नहीं है। मेरा तो एक अलग कार्यक्षेत्र है, जी। मेरा एक राजनीतिक परिवेश अलग रहा है, तो मैं अपना अनुभव उनके साथ साझा करता हूँ। मैं कभी नहीं, देखिएगा फेसबुक पर कहीं नहीं लिखता हूँ कि मैं सभापति प्रत्याशी। बहुत सारे लोग अपना चेहरा लगाते हैं और सभापति प्रत्याशी लिखते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि रक्सौल नगर परिषद महिला के लिए आरक्षित है और ये चेंज नहीं होने वाला है। तो पता नहीं उनका जेंडर क्या है, वो ट्रांसजेंडर हैं कि महिला है कि पुरुष है, वो जाने लगाते हैं। ये हास्यास्पद बात है अपने आप में। जी जी। अब कभी आप ही नहीं देखते होंगे कि हाँ मैं अपने आप से लिखता हूँ पूरा, लेकिन हाँ चूँकि मैं उनका पति हूँ, है कि नहीं, तो मैं, और हमारा तालमेल के साथ ये होगा, हमारा विजन उनके पास, मेरा सहयोग पीछे से उनके साथ लगा हुआ है। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि अगर हम आएंगे तो हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। तो क्या कुछ मतलब आप लोग नज़र में रखे रक्सौल नगर परिषद के सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए? हमारे पास 5 मूल काम हमने सोच के रखा है। मैं पहले भी आपके चैनल को बताया हुआ हूँ कि पहले तो मैं सरिस्वा नदी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर साफ़ करूँगा, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट से ऑलरेडी हमको मिला हुआ है, सिर्फ उसको लगाना है। और इसके लिए बिहार सरकार यानी नगर पालिका सरकार का पैसा लगाने लग रहा है, उसके ट्रीटमेंट फिट करने में, वो मैं लगवाऊंगा और सरिस्वा को साफ़ करूंगा। और सरिस्वा में 2 जगह 2 किलोमीटर किनारे में एक टहलने के लिए सुबह में एक स्ट्रीट लाइट लगाकर उसको बनाऊंगा और कि लोग सुबह में टहल सके, क्योंकि पानी साफ़ हो जाएगा तो लोगों को टहलने में ये होगा। एक रेलवे उस पार और एक नागा रोड साइड में या आसर रोड साइड में, जहाँ हमको कंपेबल जगह मिलेगा वहाँ हम बनाएंगे पूरा। दूसरा बात है कि हम हाई कोर्ट में एक रीट करेंगे, जो रेलवे का ज़मीन है वो किसी निजी क्यों दीजिएगा, जब रक्सौल में के अधीन है, नगर पालिका ही अधीन है, तो आप जो पैसा निजी लोग देंगे वही नगर पालिका देगा, वो हमारे अधीन दीजिए। तो जब हमारे अधीन देंगे तो जितने भी खोमचा बेचने वाले, ठेला लगाने वाले जो गरीब गुरबे हैं, उनको ईमानदारी पूर्वक लॉटरी सिस्टम से 1 पैसा का इधर उधर नहीं होगा, उनको वहाँ देकर उनको व्यवस्थित करेंगे ताकि मेन रोड का जाम का समस्या समाप्त हो जाए। जैसे आप बीरगंज में जाते हैं तो एक भी आप कहीं नहीं देखते होंगे ठेला, उस हिसाब से रियल चांदनी चौक मैं बनाऊँगा, विधायक जी नहीं बनाएंगे जल्दी। रियल चांदनी चौक वो मैं बनाऊंगा। अगर मेरी पत्नी जीत गई तो मैं उनको अपना सलाह दूंगा, मेरा विजन उनके साथ रहेगा, और आप विश्वास दिलाता हूं कि रियल चांदनी चौक मैं बनाऊंगा। अभी तो वो चांदनी झील बना के रखे हुए हैं उसको। लेकिन जो भी बात बोल रही है कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, कभी डिलीट नहीं होगा, ये हमेशा के लिए जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोच समझ कर विथ कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, लेकिन ये तब होगा जब आप और रक्सौल की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, तब होगा। तो क्या रक्सौल के जो भी रक्सौल वासी है उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं 2 विजन ये बताया। तीसरा मेरा विजन क्या है कि मैं रोज़गार के क्षेत्र में भी काम करूंगा। नगर पालिका एक्ट कहता है कि हम माइक्रो फाइनेंसिंग कर सकते हैं। मैं प्रथम कार्य वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपया का माइक्रो फाइनेंसिंग करूंगा, जिसमें गरीब गुरबे लड़कों को ई-रिक्शा, जो ई-रिक्शा चलाते हैं उनको ई-रिक्शा दूंगा बिना 0% ब्याज पर। मान लीजिए कि आप ई-रिक्शा चालक हैं और आप किसी साहूकार का ई-रिक्शा चलाते हैं और वो फिक्स करता है कि हमको 800 रुपया प्रतिदिन इसमें से चाहिए, तो वो 1200 कमाएगा तब 400 ले जाएगा, 800 देगा। लेकिन मैं जब 0% पर उसको दूंगा तो वो 1200 रुपया कमाएगा तो 300 रुपया हमको पर डे देगा नगर पालिका में EMI के रूप में, और 700 रुपया कमती में अपने पॉकेट में रख के जाएगा, तो उसका परिवार जिएगा, वो आगे बढ़ेगा। मैं इस दिशा में भी काम करूंगा। प्रत्येक वार्ड से 2-2 लड़का को मैं ठेकेदार बनाऊंगा बिना पैसा का, उसका कोई लगानी नहीं लगेगा। मैं रक्सौल में ठेकेदार लूँगा, लेकिन उनमें देखूंगा कि ये क्षमता है कि नहीं ठेकेदारी, ये गुणवत्तापूर्ण करवा सकते हैं कि नहीं, कि मेरा नाम खराब नहीं हो। और ये मेरा विजन है, दूंगा। उसके बाद छोटे छोटे दुकानदार जो लोग हैं, जो ब्याज पर पैसा लेते हैं 8%, 5%, 7%, उनको भी माइक्रो फाइनेंसिंग करने का काम करूंगा। 1 लाख रुपया तक का मैं देने का काम करूंगा नगर परिषद से। कला के क्षेत्र में भी मैं प्रोत्साहन दूंगा, जैसे नटराज सेवा संगम है, वंदना है, और भी बहुत सारे संस्थाएं हैं, उन लोगों को भी कुछ फंडिंग करूंगा, ताकि कला के क्षेत्र में भी, देखिए, समग्र विकास होना चाहिए पूरा। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो यहाँ का 1 नंबर नागरिक होता है, नगर सरकार होता है पूरा। तो मेरा विजन होगा नगर सरकार आपके द्वार, और जो भी छोटा मोटा ये है भ्रष्टाचार है
एक टोल नंबर दूंगा, उस पर 24 घंटे के अंदर में कार्रवाई होगी अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, आपसे अवैध रिश्वत मांगता है, ये करता है तो। उसके बाद मेरा एक और विजन है, जैसे आप नहर रोड देख रहे हैं तो नहर पानी चला जाता है, ये ओपन है जी। मैं नहर डिपार्टमेंट से एनओसी लूँगा, प्रयास करूँगा और इसके ऊपर नीचे से पानी जाएगा, ऊपर पुल बना देंगे, इसमें मार्केट बनाएंगे, बहुत सारे लोगों का रोजगार होगा, तो ये नहर रोड अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। तो बहुत सारे मेरे अंदर सपने हैं, चूँकि हम पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के शागिर्द हैं, बहुत सारा चीज़ देखे हैं, मेरे मित्र लोग IAS IPS हैं, उन लोगों का भी सहयोग मुझे मिलेगा। वो लोग बोले कि अगर तुम जीत के आते हो तो हम सेंट्रल से भी तुमको फंड दिलाने का काम करेंगे। अभी देखिए नगर विभाग में 2 नगर विकास है, एक बिहार सरकार का, एक नगर विकास भारत सरकार का। जब से नगर पालिका बना है 1 रुपया भी नगर भारत सरकार का यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो चेयरमैन है उनके पास विजन नहीं है। इसके लिए एक DPR बनाना होगा कि रक्सौल में क्या क्या चीज़ चाहिए। इसके लिए एक एजेंसी बहाल करके उसे हम DPR बनवाएंगे। DPR बनवा के उसमें जो हमको ज़रूरत की चीज़ है, ड्रेनेज है, पार्क है, सामुदायिक भवन है, स्टेडियम है, जो ह्यूज अमाउंट का जो चीज़ है, जो रक्सौल बिहार सरकार के बूते की बात नहीं है, क्योंकि सीमित संसाधन से फंडिंग होता है। तो बड़ा चीज़ का एक समग्र DPR बनाकर हम बोर्ड से पारित कराकर बिहार सरकार को भेजेंगे और फिर बिहार सरकार में लग कर उसको केंद्र सरकार में भेजेंगे। और हमारे मित्र लोग हैं और भी लोग हैं, वो से लग कर मुझे विश्वास है कि हमको वहाँ से भी कुछ फंड मिलेगा। तो सब उसमें बहुत सारा काम होगा। ये आपका मतलब पूरा मैनिफेस्टो था, मतलब इस हिसाब से रक्सौल नगर परिषद को सुंदर और स्वच्छ बनाइएगा। लेकिन आप रक्सौल वासियों को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? रक्सौल वासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप देखिए कि कौन शुरू से आपके लिए लड़ रहा है, किसको नगर पालिका का ज्ञान है, किसको नगर पालिका एक्ट का ज्ञान है। और जात धर्म मजहब की दीवार को आप तोड़ दीजिए। इस बार धर्म पर नहीं, कर्म पर वोट कीजिए। जब आप भ्रष्टाचार पर चोट कीजिएगा तो रक्सौल नगर परिषद स्वच्छ, सुंदर और आपकी परिकल्पना के अनुरूप होगा। आप जब वीरगंज जाइएगा तो आप भी गर्व से वीरगंज वासियों को कह सकिएगा कि मैं रक्सौल का निवासी हूँ। धन्यवाद। चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ हम इरफान आलम, नमस्कार।